ठीक, आज की क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर्स, एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ट्रांजिस्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डायोड डिस्कस किया है, डायोड का ऑपरेशन समझा है। और डायोड का ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है। फॉरवर्ड बायस में ये करंट को अलाउ करता है, रिवर्स बायस में करंट को अलाउ नहीं करता है। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक डायोड का कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अगर वोल्टेज थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इसमें करंट, ठीक है, इस तरह से एक्सपोनेंशियली, ठीक है, फ्लो करता है। और रिवर्स बायस में ऑलमोस्ट नील करंट फ्लो करता है। डायोड टू टर्मिनल डिवाइस है, इसका ऑपरेशन रिलेटिवली काफ़ी सिंपल है। ट्रांजिस्टर्स हमारे लिए स्पेशल इंटरेस्ट का डिवाइस है। ट्रांजिस्टर्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स देखते हैं उसमें ट्रांजिस्टर्स कहीं ना कहीं, ठीक है, मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, उसमें ट्रांजिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स का कंस्ट्रक्शन, सॉरी, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर के अंदर ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है और उसमें किस तरह से करंट फ्लो करता है, तो ये सब कुछ हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर्स को हम लोग, ठीक है, ट्रायोड, कई जगह ट्रायोड बोला जाएगा, या खैर ट्रायोड तो जनरल नेम है। ये कहलाता है बाईपोलर, ठीक है, जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग BJT भी कहते हैं। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा होगा, ये यूनिकली 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, हमारे पास और भी 3 टर्मिनल डिवाइसेस होते हैं। डायोड हमारे पास 2 टर्मिनल डिवाइस था। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, और इतने सारे ट्रांजिस्टर्स के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर्स का, उनके हार्ट में ट्रांजिस्टर्स का जो ऑपरेशन है वो एक्चुअली एक तरह से, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड, ठीक, करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक, इसी की वजह से ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफायर बनाने में यूज कर पाते हैं। अभी मैं समझा रहा हूँ वोल्टेज करंट कंट्रोल सोर्स का क्या मतलब होता है। एम्पलीफायर बनाने में यूज होता है, ठीक है, स्विच बनाने में यूज होता है। ठीक, स्विच का मतलब इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर तो तुम डिजिटल लॉजिक में डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इन्वर्टर का काम होता है इनपुट को इन्वर्ट कर देना, सॉरी। ठीक है, तो इस ट्रांजिस्टर को यूज करके हम इन्वर्टर बना सकते हैं। ट्रांजिस्टर को यूज करके हम एम्पलीफायर बना सकते हैं। एम्पलीफायर का मतलब हमारे पास कोई मान लो वोल्टेज सिग्नल है, इसको हम एम्पलीफायर से पास कराएंगे तो इसका जो, ठीक, इसकी जो वैल्यू होगी स्केल अप हो जाएगी, ठीक, किसी फैक्टर से। ठीक है, जो वोल्टेज सिग्नल है उसकी इंफॉर्मेशन लूज नहीं होगी, कहने का मतलब इसकी शेप वैसी रहेगी, बस हर वैल्यू, ठीक, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये सारे एप्लीकेशंस ट्रांजिस्टर्स के पॉसिबल हो पाते हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर बिहेव करता है वोल्टेज करंट, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स की तरह। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। वोल्टेज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स का मतलब क्या है। वैसे इस तरह के, ठीक है, 3-4 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं। तुम इससे पहले रेजिस्टर, मतलब जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। एक्टिव एलिमेंट में हम बैटरी पढ़ते हैं और फिर एसी सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्सेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से वोल्टेज सोर्स तुम पढ़ते हो, ठीक, उसी तरह से करंट सोर्स भी होता है।
करंट सोर्स शायद मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है तुम्हारी क्लास में। और ये सब जो, ठीक है, ये सब जो वोल्टेज सोर्स है, ये जो करंट सोर्स है, ये कहलाते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। क्योंकि ये जो बैटरी है ना, इस बैटरी की अपनी एक फिक्स ईएमएफ है, और ये बैटरी की ईएमएफ किसी और चीज पर, किसी किसी तीसरे एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, ये इन दोनों, ये बैटरी अपने दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस 5 वोल्ट बैटरी 5 वोल्ट ईएमएफ मेंटेन करेगा। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स का मतलब है कि ये ठीक है, ये क्या करता है, ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस तरह के सोर्सेज हम लोग बहुत डिटेल में बहुत सारे सोर्सेज डिस्कस करते हैं और उनको सर्किट में यूज करते हैं। तो तुम्हें इनको बहुत डिटेल में नहीं समझना है, लेकिन थोड़ा बहुत इतना तो पता ही होना चाहिए कि वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता क्या है। तो नाम से तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये क्या करता है, किसी दो टर्मिनल का वोल्टेज, ठीक है, किसी दो टर्मिनल का वोल्टेज तीसरे तीसरे मतलब ब्रांच में करंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो मान लो ये अगर करंट सोर्स है, ये अगर वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो, इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे करंट जा रहा है आई, यहाँ पे आई करंट जा रहा है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये वाला रेजिस्टर मान लो है, इस रेजिस्टर में कोई आई करंट जा रहा है, तो इसमें जो करंट जा रहा है ना, सॉरी, ये वोल्टेज कंट्रोल है ना, तो लेट अस से ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लो V है। तो ये वाला जो ब्रांच है, ये जो हमारा सोर्स है करंट सोर्स, इसमें कितना करंट जाएगा वो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज बताएगा। वो समथिंग लाइक केवी के इक्वल हो गया मान। ये कहने का मतलब है दो टर्मिनल का वोल्टेज तीसरे ब्रांच में करंट डिसाइड करता है। ठीक है, ये ऐसा कैसे हो पाता है, तो ये सब हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करके बना सकते हैं। और एक तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स तुम आज ही ट्रांजिस्टर्स को देख करके, ट्रांजिस्टर को यूज करके बनाने वाले हो। तो जिस तरह से वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है, उसी तरह से वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक, उसी तरह से करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स होता है, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है। ठीक है, तो पहले तुम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज और इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज पढ़ते थे, लेकिन ये कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, कंट्रोल्ड करंट सोर्स भी हो सकता है। अगर वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है हमारा सोर्स तो वोल्टेज कंट्रोल कहलाएगा। करंट, किसी ब्रांच के करंट से हमारा हमारा सोर्स कंट्रोल हो रहा है तो वो करंट कंट्रोल सोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर ऐसा कैसे कर पाता है, तो ये सब ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में तुम्हें डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर मतलब बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। बाइपोलर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से फ्लो करता है, तो ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसमें दो टाइप के बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। पहले टाइप का बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाता है एनपीएन बीजेटी, और दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर कहलाता है पीएनपी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसी की बेसिस पे बिल्कुल से तुम पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसा होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका ऑपरेशन कैसा होगा, मतलब उसके अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा, वो बिल्कुल एनालॉजी लेकर के तुम खुद से पता लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनपीएन
हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ठीक है, एनपीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर होता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करके बनाते हैं, लेकिन इसमें 2 टर्मिनल नहीं होते, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक, 3 टर्मिनल कैसे होते हैं तो वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ी देर में। ये मान लो हमारा, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर बेस है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है हमारा, ठीक है। तो डायोड बनाने के लिए हम एक साइड को पी टाइप डोपिंग करते थे, एन टाइप डोपिंग करते थे, पीएन जंक्शन डायोड रेडी हो जाता था, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डोपिंग कुछ स्पेशल टाइप की करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, एक साइड को, ठीक है, इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसकी एक साइड को ना एनपीएन नाम है, तो एक साइड में हम इसको एन टाइप डोपिंग करते हैं, एन टाइप डोपिंग करते हैं, ठीक है, ये एन टाइप डोपिंग है। और एन टाइप डोपिंग का मतलब है कि इसमें हम ग्रुप 15 यानी कि एक्सेस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसको, ठीक है, हम इसको हेवीली डोप करते हैं, हेवीली डोप करते हैं, ठीक है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड बनाया था, इधर टाइप एन टाइप, पी को एन को हम हेवीली डोप करते हैं ताकि यहाँ पे ज्यादा होल्स, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, इसमें ये कंप्लीटली कंडक्टर की तरह करंट शो करे, और रिवर्स बायस में इसको रोके। ये तो हम इसकी डोपिंग अच्छी रखते थे। अगर मान लो इसमें डोपिंग कम कर दे तो फॉरवर्ड बायस में भी करंट उतना नहीं फ्लो करता जितना कि ज्यादा डोपिंग कैसे फ्लो करेगा, कि ऑब्वियसली इसके अंदर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना ये करंट डिसाइड करेगा। तो अगर मान लो डोपिंग बहुत ज्यादा है तो ग्राफ कुछ मान लो ऐसा आएगा, और अगर हमने डोपिंग कम कर दी है तो ग्राफ कुछ ऐसा आ सकता है, ठीक, करंट थोड़ा कम होगा, ठीक, शेप सिमिलर होगी लेकिन करंट रिलेटिवली कम होगा, इस तरह से होगा। ये लोअर डोपिंग के लिए ग्राफ इस तरह के आएंगे, लेकिन शेप सेम होगी एक्सपोनेंशियल। ये ओवरऑल ग्राफ कैसा होगा वो ये पीएन जंक्शन का मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ ट्रांजिस्टर में हम क्या करें, एक साइड को एन टाइप से डोप करें, उसके बाद हम क्या करें, ठीक है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि नेक्स्ट टाइप की डोपिंग होगी पी टाइप डोपिंग। लेकिन पी टाइप डोपिंग जो करते हैं, ठीक है, वो जो पी टाइप वाला रीजन है, पी वाला जो पार्ट है, वो एक्चुअली 2 एन टाइप डोपिंग के बीच में सैंडविच्ड है, ठीक है। इसको बीच में, ठीक है, इसको बीच में पी टाइप को ट्रैप कर लिया गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में सैंडविच कर दिया गया, ठीक है। ये पी टाइप है, और पी टाइप वाला जो पार्ट है ये खुद थिन तो होता ही, इसकी थिकनेस बहुत ही कम रखते हैं हम इंटेंशनली। ऐसा क्यों करते हैं वो थोड़ी देर में समझ में आएगा। लेकिन ये जो पी रीजन है, पी टाइप रीजन है, थिन होने के साथ साथ इसके अंदर जो डोपिंग करते हैं वो भी बहुत ही पुअर करते हैं, बहुत ही लो डोपिंग करते हैं, बहुत ही लाइट डोपिंग करते हैं। वेरी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कैपिटल में लिख रहा हूँ, ये याद रहे, वेरी। और ये क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है इस ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में, ठीक है। वेरी लाइटली डो, ठीक है, वेरी लाइटली डो। इसकी डोपिंग भी बहुत लो है, और ये बहुत थिन भी है, वेरी थिन, इसकी थिकनेस बहुत ही कम, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पे डोपिंग आई है तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, हाई कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये जो पी रीजन है इसमें बहुत कम मोल्स है, तो इस एक बहुत कम बताने के लिए मान लो ऐसे, ये सब इंडिकेटिव डायग्राम है, तो तुम्हें समझना है कि ये बहुत ही लाइटली डोप्ड है। और इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है ये एन टाइप होगा, और ये एन टाइप है, और यहाँ पे डोपिंग कैसी है, तो यहाँ पे हम मॉडरेट डोपिंग करते हैं, मतलब ना बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब एक मॉडरेट डोपिंग होती है, कम भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल डोपिंग है, बहुत एक्सेसिव डोपिंग भी नहीं है और लो डोपिंग भी नहीं है, ठीक है, इस तरह से, ठीक, ये मॉडरेट डोपिंग होगी, ठीक है, ये मॉडरेट डोपिंग होगी, इसको थोड़ा दूर कर देते हैं, ये है मॉडरेटली डोप, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये जो हेवीली डोप एन रीजन है, इसका नाम होता है, ये कहता है, ठीक है, इसका नाम होता है एमिटर, ठीक है, और ऊपर वाला जो एन टाइप है ये कहलाता है कलेक्टर। ये नाम क्यों है इनके, ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगे। और इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है ना, ये नाम से भी तुम्हें पता चलेगा, ये कहलाता है बेस, कलेक्टर बेस एमिटर, कि ये पीएन फैशन में डोप्ड है, इसमें मॉडल है, बेस लाइटली वेरी लाइटली डोप्ड होता है और एमिटर हेवीली डोप्ड होता है, ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि इसकी बाइसिंग कैसे करेंगे, ठीक है, और अलग अलग बाइसिंग के लिए करंट कैसे कैसे फ्लो करेगा। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे ही हम डोपिंग करेंगे, तो डोपिंग करने के बाद क्या चेंज, सबसे पहला पहला चेंज, इसको हम अभी बाइसिंग नहीं कर रहे हैं, बाइसिंग से पहले क्या चेंज आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे एक डिप्लीशन जोन फॉर्म होगा, ठीक है, बेस और एमिटर के बीच में, ठीक है, ये पीएन जंक्शन की तरह यहाँ पे एक डिप्लीशन जोन फॉर्म होगा, और लाइक वाइज कलेक्टर और बेस के बीच में भी डिप्लीशन जोन फॉर्म होगा, ठीक है, कितना थिक होगा कितना थिन होगा वो हमारा अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो मैन्युफैक्चरिंग डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे जंक्शन डायोड्स के बीच में, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली दो अलग अलग, तुम समझ सकते हो जंक्शन डायोड जैसा ही है, तो ऊपर भी ये पीएन जंक्शन के बीच में एक यहाँ पे डिप्लीशन जोन फॉर्म होगा, डिप्लीशन जोन फॉर्म होगा, और इसमें बैरियर पोटेंशियल आएगा, ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अपीयर हुई, ठीक है। अब हम इसमें डोपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि डोपिंग कैसे करेंगे, और डोपिंग अलग अलग डोपिंग के करस्पॉन्डिंग, अलग अलग डोपिंग के करस्पॉन्डिंग इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा। तो डायोड में डोपिंग के लिए कोई मतलब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था, डायोड में क्योंकि दो ही टर्मिनल है, तो इसमें दो टाइप्स की डोपिंग हो सकती है, ठीक है, एक तो फॉरवर्ड बायस हो सकती है, एक रिवर्स बायस डोपिंग हो सकती है, और तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि इसमें दो ही टर्मिनल है। लेकिन ट्रांजिस्टर के अंदर तीन टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, एक तो कलेक्टर वाला होता है, एक बेस वाला होता है, और एक एमिटर वाला होता है, ठीक है, ये तीन टर्मिनल्स है, तो इन तीनों की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक, इस ट्रांजिस्टर की अलग अलग पॉसिबल बायसिंग हो सकती है, ठीक है। तो हम किस तरह से बायसिंग कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर बायसिंग में ऑपरेशन कैसा होगा ट्रांजिस्टर का, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें स्टार्ट करता हूँ बायसिंग। अच्छा, बाइसिंग करने से पहले मेरा क्वेश्चन है, चलो एक तुम्हारा छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, बाइसिंग हम करने जा रहे हैं, बाइसिंग तो करेंगे ही,
लेकिन उससे पहले मेरा क्वेश्चन है कि ये बताओ कि मान लो, ठीक है, मान लो कि ये हमारा बेस वाला टर्मिनल है और ये वाला एमीटर वाला टर्मिनल है, ठीक है, और ये पी साइड है, ये एन साइड है और ये एन साइड। क्वेश्चन है मेरा कि मान लो कि तीसरे टर्मिनल को ना हम अभी टच नहीं करते, तीसरे टर्मिनल को टच नहीं करते, ठीक है, ये जो बेस और एमीटर है ना, इन्हीं को बस किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इसको मान लो पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, यूं इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाए अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, करंट कैसे फ्लो? कलेक्टर को ओपन रख दिया है, क्या होगा? अरे ये तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ही है ना, कि पी साइड को पॉजिटिव से, एन साइड को नेगेटिव से, ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। और जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे ये फॉरवर्ड बायस में होगा और इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक, फॉरवर्ड बायस के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका अगर तुम बेस एमीटर को की बायसिंग कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो वैसे ही फ्लो करेगा जैसे डायोड में फ्लो करता है, ठीक है। ये अलग बात है कि यहाँ पे कि होल्स कम है तो उसके अकॉर्डिंग ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन वी आई कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि डायोड के लिए होता है। ये तो ओपन टर्मिनल है तो ये डिस्कनेक्टेड है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बायसिंग किस तरह से कर रहा हूँ इसको तुम, ठीक है, नोटिस करोगे। हम बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं और कलेक्टर बेस को भी हम ओपन नहीं रख रहे, कलेक्टर बेस की भी बाइसिंग कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से कर रहे हैं इसको देखोगे। इसको मैं क्या करूं, तो यहाँ पे ना पॉजिटिव, चलिए उसको ये बाइसिंग जो है ना थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, इसको पॉजिटिव, ठीक है, इसको पॉजिटिव, ये पीएन जंक्शन डायोड है तो इस ब्रांच में पीएन जंक्शन डायोड की तरह करंट फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा उसका मैकेनिज्म तुम्हें अच्छे से बताया जा चुका है, वो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये पी साइड है, ये एन साइड है और यहाँ पे तुम जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो बैटरी के की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है उसकी वजह से वो बैरियर को क्रॉस कर देता है, इलेक्ट्रॉन पी साइड में चला जाता है, फिर वो होल्स में वेकेंट साइड में बॉन्डेड स्टेट में दूसरे एंड पर पहुंचता है और फिर बैटरी उसको पुल करके अपने पास ले आती है फील्ड की वजह से, और ये फिर साइकिल कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। और इसको हम ऐसे ही बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके एन साइड में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एन साइड के एक एंड से डिप्लीशन जोन में आते हैं और उसी तरह से होल, ठीक है, उसी तरह से होल पी साइड के एक एंड से डिप्लीशन जोन में जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है और हर एक रिकॉम्बिनेशन के लिए बैटरी एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक होल इधर सप्लाई करती है और करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बेस एमीटर को तो फॉरवर्ड बायस करते हैं लेकिन इसके साथ साथ कलेक्टर बेस को भी हम बायस करते हैं और इंटरेस्टिंगली, क्वाइट इंटरेस्टिंगली, बाकी बायसिंग के केसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे प्रोमिनेंट बायसिंग कंडीशन है ट्रांजिस्टर के लिए, हम बेस एमीटर को तो फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं लेकिन कलेक्टर बेस को फॉरवर्ड बायस नहीं कर रहे हैं, कलेक्टर बेस को हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस कर रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर एन है और बेस पी है तो कलेक्टर वाला जो एंड है ना वो और हायर वोल्टेज पर ले जाते हैं, ठीक, एन को और हायर वोल्टेज पर इस तरह से बाइसिंग करते हैं। तो तुम देख सकते हो कि ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है
ठीक है, ये रिवर्स बायस हो गया है, और जो बेस एमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो गया है। अब जैसे ही इस तरह की बायसिंग ट्रांजिस्टर में करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ऑकर होता है जिसको कि तुम अभी अप्रिशिएट करोगे। जैसे ही हम जब तक बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस किया था तब तक ये नॉर्मल डायोड था, लेकिन जैसे ही हम कलेक्टर बेस को साथ में रिवर्स बायस कर देते हैं तो उसके बाद इसके अंदर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन होता है, और वो क्या होता है वो हम समझते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि इसके ये बाइसिंग के साथ साथ अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, होल्स का फ्लो कैसा हो रहा होगा वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ये डायग्राम थोड़ा क्लियर है। तो ये जो बैटरी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ना, इसको मैं बैटरी हटा करके डायरेक्टली इसके टर्मिनल्स पर मैं वोल्टेज लिख देता हूँ, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हम जो बेस वाला एंड है ना, बेस वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या करते हैं, बेस वाला जो पॉइंट है इसको हम एक काम करते हैं, एमिटर को हम ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, और ये जो बेस है इस पर इस पे, ठीक है, ये बेस जंक्शन है, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे लिखता हूँ, ये एमिटर जंक्शन है, ठीक है, एमिटर जंक्शन है, और ये कलेक्टर जंक्शन है। ठीक है, तो ये जो बेस है इस यहाँ पे लिख देता हूँ VBE। ठीक है, जो बैटरी का जो वोल्टेज था ना, लेटेस्ट से इस पे वोल्टेज था VBE। ठीक है, तो उसको बैटरी ड्रॉ करने की जगह मैं बी पॉइंट का वोल्टेज लिखता हूँ, VBE वो एक ही बात है। ठीक, क्या क्या समझ में आ रहा है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्योंकि अब सर्किट हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे आसानी के लिए। यहाँ पे अगर मैं बैटरी लगाता हूँ ऐसे 5 वोल्ट की, ठीक है, या फिर इसको हटा करके, या फिर इसको हटा करके, ठीक है, इसको मैं 5 वोल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे ग्राउंड कर देता हूँ, ये एक ही बात है। ये तो समझते हो ना तुम लोग? ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारा ये है, इसको मैं लिख रहा हूँ VB। ठीक है, हटा देता हूँ, ये तो यहाँ कलेक्टर बेस एमिटर लिख दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये बेस है, ये एमिटर है, और ये कलेक्टर है। इसको सर्कल कर देता हूँ ताकि याद रहे तुम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस किया है। ठीक है, तो बेस का जो वोल्टेज है एमिटर के कंपैरिजन में थोड़ा हाई वोल्टेज है, और कलेक्टर का जो वोल्टेज है वो और ज्यादा हाई है, तो इसको हम लिख रहे हैं VC। ठीक, इसको हम लिख रहे हैं VC। ठीक है, ओके, तो ये जो VC है ना, इसको समझाने के लिए वैल्यूज भी लेता हूँ। ये जो VBE की वैल्यू है ना, वो लेटेस्ट से ये रफली 0.7 वोल्ट के आसपास है। बेस का जो वोल्टेज होगा, इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो रफली 0.7 वोल्ट के आसपास होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। और ये जो कलेक्टर का वोल्टेज है वो हम मान लो इसका वोल्टेज, कलेक्टर का वोल्टेज बेस से ज्यादा होना चाहिए रिवर्स बायसिंग की वजह से, तो ये मान लो 5 वोल्ट। ठीक है, ये ऑपरेशन समझाने के लिए मैं वैल्यूज लिख देता हूँ ना, VB VC तुम सुन करके कंफ्यूज रहोगे, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था बेस एमिटर को हमने फॉरवर्ड कर दिया और कलेक्टर बेस को रिवर्स कर दिया। अब जैसे ही इस तरह की बाइसिंग हम करेंगे, जैसे ही बैटरीज को इस तरह से कनेक्ट करके सर्किट को स्विच ऑन करेंगे, तो क्या होगा पता है? क्या होगा? ठीक है, सोचो क्या होना चाहिए। ये रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये जो बेस एमिटर जंक्शन है ना, इसको हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया है, और ये वाला रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस के बारे में बाद में सोचेंगे, वैसे भी रिवर्स बायस में तो अलग स्टोरी होती है।
लेकिन अगर तुमने किसी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है तो उसमें ह्यूज करंट फ्लो करना चाहिए। ठीक, कैसे करंट कैसे फ्लो करता है? तो जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करेंगे ना, तो बैटरी अंदर फील्ड सेटअप करेगी और फील्ड कुछ इस तरह की होगी कि पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ इस तरह की फील्ड। ठीक है, और इस फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कि इस फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से जाएंगे एन से पी की तरफ। करंट पी से एन तक जाना है फॉरवर्ड बायस में, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाएंगे। ठीक, अभी जो मैकेनिज्म समझा रहा था, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा फॉरवर्ड बायस करते ही, क्योंकि एमिटर के अंदर बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो इस फील्ड के रिस्पॉन्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे एन से पी की तरफ। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसा ही करते हैं और यहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ आते हैं। ठीक है, नॉर्मल डायोड में पी साइड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, नॉर्मल डायोड में पी साइड का कॉन्सेंट्रेशन, पी साइड में डोपिंग ठीक ठाक रहती है, तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ जाते हैं ना, वो यहाँ पे रिकम्बाइन करके वैनिश हो जाते हैं। होल उतने ही होल्स दूसरी साइड से आकर के इनको वैनिश कर देते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन होल पेयर के लिए बैटरी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन होगा कि ये सारे इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फील्ड की वजह से जैसे एन से पी की तरफ माइग्रेट करके जाने लगेंगे, और इस फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट होते हुए हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ इस डिप्लीशन जोन को जब ये क्रॉस करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही डिप्लीशन जोन को क्रॉस करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे पी रीजन में पहुंचेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे ये जो पी रीजन है वो बिल्कुल ही थिन है, और थिन होने के साथ साथ एक और चीज है कि बहुत ही लाइटली डोप्ड है। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो पी रीजन में पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम होल्स हमने इंटेंशनली प्लेस किए हैं, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स में से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स इस पी साइड में, पी साइड बेस में रिकम्बाइन कर पाएंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हाई वेलोसिटी के साथ बेस तक पहुंचेंगे, वो क्या करेंगे ना, वो यहाँ पे रुकेंगे नहीं। अब इलेक्ट्रॉन को आगे जाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे वाला जो जंक्शन है वो रिवर्स, सॉरी, आगे वाला जो ये डिप्लीशन जोन है, ठीक है, वो नहीं, ठीक है, तो मैं कह रहा था कि जैसे ये हाई वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन थिन पी थिन पी टाइप बेस रीजन में पहुंचेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो रिकम्बाइन हो जाएंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना इस बेस को क्रॉस करके कलेक्टर रीजन में पहुंच जाएंगे, और और इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके कलेक्टर रीजन में इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि इसके बाद की जो डोपिंग है ना, हमने इंटेंशनली जानबूझ करके आगे के लिए क्या किया है कि इसको यहाँ पे रिवर्स बायस कर लिया है। तो हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गया है ना, इलेक्ट्रॉन बेस में पहुंच गया है, उसके पास वेलोसिटी है, उसको ये बस ये जो रिवर्स बायस है ना यहाँ पर, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, बस यहाँ कलेक्टर जंक्शन में कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, कि इसको मैं अलग से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, और यही मेन पॉइंट है जो यहाँ पे तुम्हें समझना है, कि चलो ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं, मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो उसमें से बहुत कम, मान लो सिर्फ 1%, बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे रिकम्बाइन कर जाए, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिकम्बाइन करेंगे ना होल्स के साथ, उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पे ये जो बेस एमिटर की बैटरी है वो यहाँ पर जेनरेट कर देगी।
ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है, तुम कह सकते हो कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन करेंगे उतनी ही बैटरी इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस कर देगी। तो बेस वाले एंड पे ना तुम इस तरह से अज्यूम कर सकते हो, उसमें से ठीक है, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो गए, 1% इलेक्ट्रॉन्स, 1% मान लो इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो गए, ठीक है। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिकम्बाइन हुए हैं ना, उसी के करस्पॉन्डिंग ये बेस वाले टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स या करंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ओके। और बाकी जितने भी बचे इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एक्चुअली ये कलेक्टर टर्मिनल पे जाकर के, ठीक है, जाकर के कलेक्ट हो जाएंगे। और ये कितने 990 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 99% जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो तो सीधा यहाँ से पास कर जाएंगे, ठीक है। और जो 1% इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे रिकम्बाइन करेंगे, जिसके करस्पॉन्डिंग ये बेस वाले रीजन में करंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये बेस कलेक्टर एमिटर जंक्शन में करंट का जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक। करंट कुछ ऐसे आएगा, कलेक्टर से करंट इधर आ रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कलेक्टर एंड पे जा रहा है, तो करंट कलेक्टर एंड से जंक्शन की तरफ आ रहा होगा, ठीक। इसको लिख रहा हूं मैं IC, ये है कलेक्टर करंट, ठीक है। और इधर से ये बेस करंट होगा, बेस करंट होगा, ठीक है। और ये दोनों मिल करके ना, ये दोनों मिल करके एमीटर करंट बना रहे हैं। इसको चेक करो, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये जंक्शन है तो तुम्हें ये समझ में आएगा, क्योंकि ये जंक्शन है तो ये करंट का जंक्शन रूल भी फॉलो करेगा। और तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये जो एमीटर करंट है ये एक्चुअली कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि ये जो बेस एमीटर वोल्टेज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये जो बेस एमीटर वोल्टेज है यही एक्चुअली डिसाइड करेगा कि करंट, ठीक है, इसमें बेस वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक। क्योंकि ये जो बेस एमीटर वाला पार्ट है ना, ये तो डायोड की तरह है, तो इस डायोड में कितना करंट फ्लो करेगा वो इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो डिसाइड करेगा। तो तुम अगर ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे बेस एमीटर के अक्रॉस तो यहाँ से ज्यादा करंट पास करेगा, ठीक। और बेस एमीटर वोल्टेज अगर कम रखोगे तो कम करंट पास करेगा, ठीक है। मैं इस बेस करंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जितना भी बेस करंट होगा ना, ठीक है, या जितना भी कलेक्टर करंट होगा ना, उसका बिल्कुल उसके प्रोपोर्शनल, कलेक्टर करंट क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी, जितना बेस करंट होगा या जितना एमिटर करंट होगा उसके बिल्कुल प्रोपोर्शनली कलेक्टर करंट थर्ड टर्मिनल में फ्लो करेगा। तो ये जो कलेक्टर और बेस वाली बाइसिंग है, इसका रूल सिर्फ इतना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बेस को क्रॉस कर गए उनको बस कलेक्ट कर ले। तो रिवर्स बायस वोल्टेज तुम कम रखते हो ज्यादा रखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चलने उतने ही स्टार्ट होंगे जितना कि हमने बेस एमिटर वोल्टेज रखा है। अगर बेस एमिटर वोल्टेज हमने कम रखा है तो यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन्स ही चलना स्टार्ट होंगे, बेस करंट एमिटर करंट कम ही होगा, ठीक है। अगर बेस एमिटर वोल्टेज हमने ज्यादा रखा है तो ज्यादा करंट चल, ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करें, ज्यादा करंट होगा, ठीक है।
लेकिन कलेक्टर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आकर के कलेक्ट होंगे, वो आ, वो ये कलेक्टर का जो वोल्टेज है, कलेक्टर बेस का जो रिवर्स बायस वोल्टेज है, वो नहीं डिसाइड करेगा। कलेक्टर बेस को हमने रिवर्स बायस इसलिए किया है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स बेस को क्रॉस करे उनको बस वो आगे कलेक्टर एंड पर उनको कलेक्ट कर ले, ठीक है। और तुम देख सकते हो कि ये बिल्कुल ठीक है, ये सिंपल सा जो इनका स्ट्रक्चर है, इसको यूज करके हम यहाँ पर एक तरह से वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स यहाँ पे बना पा रहे हैं, क्योंकि बेस एमिटर का जो वोल्टेज है वो कलेक्टर वाले ब्रांच में कितना करंट होगा ये डिसाइड कर रहा है। कलेक्टर वाले ब्रांच का करंट जो कि तीसरा टर्मिनल है, ठीक है, तीसरा ब्रांच है, ठीक है, वो तीसरे ब्रांच में क्या करंट होगा वो ये पहले दोनों टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको फिर से मैं फ्लैशबैक में के शॉर्ट में इसकी पूरी समरी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास, इसको शॉर्ट में अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना है किसी को, तो तुम बोलोगे देखो हमारे पास ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें तीन, ठीक है, टाइप की डोपिंग, तीन रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एन एन पी एन, ठीक है। और इनका नाम, ये मॉडरेटली डोप, ये कलेक्टर कहलाता है, ये बेस कहलाता है, और ये एमिटर कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तो इनको बाइसिंग हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। बेस और एमिटर को फॉरवर्ड बायस किया, ठीक है, और कलेक्टर और बेस को रिवर्स बायस किया, इसको मान लो +5 पर रख दिया, ठीक, और इसको ग्राउंड कर दिया। जैसे ही तुम बेस एमिटर को फॉरवर्ड करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट होंगे, ठीक है, मान लो यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट होंगे, ठीक है, और उसमें से कुछ फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बेस वाले रीजन में रिकम्बाइन हो पाएंगे। क्यों कुछ फ्रैक्शन रिकम्बाइन हो पाएंगे? क्योंकि हमने इंटेंशनली बेस को बहुत थिन रखा है और लाइटली डोप किया है, ठीक है, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिकम्बाइन होंगे, वो सोलली डिपेंड करेगा कि हमने आ, हमने यहाँ पर डोपिंग कैसी की है, ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। तो ये सोलली मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करेगा। एक बार तुमने ट्रांजिस्टर को मैन्युफैक्चर कर लिया तो कितना % रिकम्बाइन होगा वो सोलली मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करेगा, वो फिक्स हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की है कि 1% रिकम्बाइन हो रहे हैं, बाकी सारे कलेक्टर में जा रहे हैं, तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सेंड करेंगे हम, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होगा, 99 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे, ये पॉइंट क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग डिसाइड करेगा कि कितना % इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो रहे हैं बेस एमिटर जंक्शन पे, ठीक है। इसके करेस्पॉन्डिंग जो करंट की डायरेक्शन होगी वो भी तुम समझ सकते हो। कलेक्टर करंट, ये हायर वोल्टेज है, यहाँ से कलेक्टर करंट आना स्टार्ट होगा और इधर से बेस करंट आएगा, ठीक है, और ये दोनों मिल करके एमिटर करंट, ठीक है। और हम जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एमिटर करंट की जो वैल्यू होगी, हाँ सर जो बेस है ना वही डिसाइड करेगा कि कलेक्टर में कितना करंट जाएगा, बेस का मतलब नहीं, पोटेंशियल मैंने दो चीजें बोली है। मैंने बोला है कि बेस एमिटर का जो वोल्टेज करे। है यस ये डिसाइड करेगा, ठीक, इसकी वजह से ये फॉरवर्ड बायस है, इसकी वजह से करंट, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। यस सर। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन बेस में पहुंचते हैं ना, तो उन्हें पता चलता है यहाँ पे होल्स ही नहीं है रिकम्बाइन करने के लिए, तो इतनी यस हाई सर। काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो बेस को क्रॉस करके कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, और इसको फैसिलिटेट करता है कलेक्टर बेस का रिवर्स वोल्टेज। यस सर। सर अगर हम बेस और एमीटर का जो बेस और एमीटर पे डिपेंड करता है ना सर, हाँ साथ हाँ, साथ में कलेक्टर का भाई पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा?
क्योंकि अगर हम नहीं बेस और इसका बढ़ाते जाएंगे नहीं, फिर अगर हम वो भी कलेक्टर का वोल्टेज ज्यादा करें या कम करें, ठीक, अगर कलेक्टर का वोल्टेज 10 की जगह 15 कर दें, 20 कर दें, 100 वोल्ट कर दें, हम्म, ठीक, तो हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकली बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस आता है, हम्म, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि अगर इसको हम ज्यादा वोल्टेज कर भी दें तो देखो, जैसे हमने बेस एमिटर को फॉरवर्ड किया, ठीक है, और हम्म, फॉरवर्ड बायस करने के बाद और कितना फॉरवर्ड बायस में कितना वोल्टेज लगा है, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स चलना यस सर, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस, वो अब वो फिक्स हो गया। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं ना, उसमें से कितने फ्रैक्शन रिकम्बाइन हो जाएंगे वो तो मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड है। अब बचे सारे इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एंड में पहुंच ही जाएंगे अगर कलेक्टर का वोल्टेज बस बेस से ज्यादा है। ठीक है, अगर ये ज्यादा हाई है, ये लो है, तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर कलेक्टर एंड पे पहुंच ही जाएंगे। अनलेस कि तुम कलेक्टर बेस को भी फॉरवर्ड बायस कर दो, तो फिर ये ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर मैं कह रहा हूँ अगर बेस पे अगर हम +5 पोटेंशियल रखेंगे ना सर, और नीचे हाँ एमिटर को 0 करेंगे हाँ। सर, जब हमें फॉरवर्ड बाइसिंग करना होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ाना होगा, तो साथ में उस पे भी डिपेंड नहीं करेगा कलेक्टर पे कितना पोटेंशियल है, क्योंकि अगर हम ऐसे बेस पे देखे जाएंगे तो वो फिर फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगा ना सर, अगर उसको ऐसे ही रखेंगे कलेक्टर का पोटेंशियल। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कलेक्टर का जो वोल्टेज है वो 5 से तुम्हें ज्यादा रखना है बस। तुम 6 वोल्ट रखो या 100 वोल्ट रखो, एक ही बात है। अब तुम 5 से अगर कम कर दोगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं जाएंगे उनको, क्योंकि ये जो तुमने वोल्टेज कलेक्टर बेस के बीच में जो फॉरवर्ड बायसिंग कर दी है, अब इलेक्ट्रॉन्स हम्म, को इधर जाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो बायसिंग का जो फील्ड है वो रिपेल करेगा, ठीक, अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। सब मतलब हम बेस और एमिटर का पोटेंशियल इतना ही रखेंगे जिससे वो इफेक्ट ना हो कलेक्टर के पोटेंशियल, नहीं, ऐसे कैसे? कलेक्टर का पोटेंशियल हमें इतना रखना है। मान लो बेस बेस का रफली 0.7 के आसपास ही वोल्टेज आएगा। ठीक है, वो तुम चाहे यहाँ पे बैटरी लगाओगे तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी होगी, तो बेस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा, आ, आ, हाँ, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा ना वो 0.7 हाँ, होगा। ठीक है, तो अगर ये एमिटर को 0 पर रखा है तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो 0.7 वोल्ट ही आएगा सिलिकॉन के लिए। यस ठीक, सर, अब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि कलेक्टर का वोल्टेज 0.7 से ज्यादा हो बस। अच्छा अच्छा, ठीक है, जब तक ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फ्लो करेंगे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो अब इसके बाद जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये एमिटर करंट की जो वैल्यू है वो कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट की इक्वल होगी। हाँ, तो ये कलेक्टर और बेस करंट की इक्वल होगी। आ, हाँ, अब इसमें मुझे ये समझाना है कि ये जो कलेक्टर करंट है, सॉरी, ये जो एमिटर करंट है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऐड होकर के एमिटर करंट बन रहा है। या इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में सोचो कि एमिटर से जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, कि उसका कुछ पार्ट बेस में गया और सारा पार्ट कलेक्टर में गया, तो एमिटर करंट तो सबसे ज्यादा होगा। ये तो अंडरस्टूड है। और एमिटर करंट की वैल्यू कलेक्टर प्लस बेस के इक्वल होगी। लेकिन इसमें से जो कलेक्टर करंट होगा, तो ये चीज समझना है तुम्हें कि कलेक्टर करंट जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एमिटर करंट के इक्वल होगा। ठीक, एमिटर करंट थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ये दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम होगी। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये पॉइंट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एमिटर करंट की वैल्यू कलेक्टर के ऑलमोस्ट इक्वल होगी, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, वो ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर पे पहुंच ही जाएंगे एक्सेप्ट फ्यू। ठीक है, और बेस करंट की जो वैल्यू होगी, कि बेस करंट की जो वैल्यू होगी वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, एमिटर या कलेक्टर के कंपैरिजन में बेस करंट की वैल्यू बहुत ही कम हो। तो नॉर्मली जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो जब एक्शन में होते हैं तो उनमें एमिटर करंट बेस करंट तो मिली एम्पेयर के रेंज में होता है, लेकिन सॉरी, एमिटर और कलेक्टर करंट तो मिली एम्पेयर के रेंज में होता है, लेकिन बेस करंट माइक्रो एम्पेयर के रेंज में होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू 100 टाइम्स
कम होती है, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स कम होती है। ठीक है, तो बेस करंट या कलेक्टर करंट, इन तीनों करंट्स का जो रिलेशनशिप है ना, इसके लिए हम लोग दो नई क्वांटिटीज यहाँ पर, किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए दो नई क्वांटिटीज हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं और उनका नाम रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ठीक है बीटा, हम बोलते हैं जो कलेक्टर करंट है, ठीक, कलेक्टर करंट के टर्म्स में, ठीक है, बोलते हैं कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो बीटा टाइम्स बेस करंट, मतलब हम बीटा, किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए बीटा हम डिफाइन करने जा रहे हैं सर। हाँ, एक मिनट मुझे ये वाला लिखने दो। किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए हम बीटा डिफाइन करने जा रहे हैं, वो होता है उस ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशियो। ठीक, तुम देख सकते हो, तुम बता सकते हो कि बेस करंट के कंपैरिजन में जो कलेक्टर करंट होगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होगा, तो बीटा की जो वैल्यू होगी ना वो बहुत ज्यादा होगी। और नॉर्मली ये बीटा जो होती है, बीटा की जो वैल्यू होती है नॉर्मली, ठीक है, ज्यादातर ट्रांजिस्टर्स के लिए, ठीक है, इसके बाहर भी जा सकती है वैल्यू, लेकिन नॉर्मली इसी रेंज 50 से 300 के रेंज में रहती है। नॉर्मली जो लैब में हम लोग 100 बीटा की वैल्यू 100 होती है, 150 होती है, 200 होती है, इसी रेंज में होती है। ठीक, इस एग्जाम्पल में अगर तुमसे पूछा जाए कि इस एग्जाम्पल में बीटा की वैल्यू कितनी है, तो तुम देख सकते हो बेस के कंपैरिजन में 99 टाइम्स कलेक्टर करंट है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे बीटा की वैल्यू ना, इस एग्जाम्पल में बीटा की वैल्यू 99 है। ठीक है, तो बेस के कंपैरिजन में कलेक्टर कितना है वो बीटा कहलाता है। इसको, इसका अलग से नाम है, इसको हम लोग करंट गेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा। सर मिली एम्पेयर में होती है करंट्स? यस सर, जो बीटा बीटा की वैल्यू। नहीं नहीं, ये तो रेशियो है ना, तो ये तो यूनिटलेस है, तो ये तो रेशियो आएगा 50 यस 300। उसके बाद कलेक्टर करंट की वैल्यू, ये इस तरह से मैं लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू याद हो। दोनों की वैल्यू हम कलेक्टर करंट के टर्म्स में लिखते हैं। ये वैल्यू होती है अल्फा टाइम्स एमीटर करंट। तो हम अल्फा डिफाइन करते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए। अब इसका नाम कुछ नहीं है, जैसे बीटा को हम करंट गेन बोलते हैं ना, अल्फा को कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक, अल्फा का नाम करंट गेन या कोई और गेन नहीं है। ये है, ये होता है अल्फा का मतलब IC अपॉन आई। अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। देखो IC और आई की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन एमीटर करंट की वैल्यू कलेक्टर से थोड़ा ज्यादा रहती है। तो अल्फा की जो वैल्यू है ना वो 1 के ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होगी, क्योंकि IC आई कलेक्टर और एमीटर करंट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन 1 से थोड़ा कम होती है। तो अल्फा की जो वैल्यू होती है ना 0.99 या 0.98, इसी तरह से वैल्यू होती है। ठीक, 1 से थोड़ा कम। इस एग्जांपल में अगर पूछा जाए अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो तुम कलेक्टर अपॉन एमिटर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.99 है, ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा, ये अल्फा बीटा कैसे डिफाइन करो ये समझ में आ गया। और साथ साथ तुम्हें ये भी समझना है कि अगर हम जिस तरह से बाइसिंग अभी मैंने बताया, अगर उसी तरह से ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू जो होगी वो अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होगी, 1 से थोड़ा कम होगी, बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। नॉर्मली 50 से 300 के बीच में इसकी रेंज रहती है। लेकिन अल्फा और बीटा की वैल्यू जो होगी वो हम नहीं डिसाइड करें, वो सोली डिपेंड करेगी मैन्युफैक्चरिंग पर। एक बार हमने इस ट्रांजिस्टर को मैन्युफैक्चर कर लिया, अब एमीटर का कितना पार्ट बेस में जा रहा है, कितना पार्ट कलेक्टर में जा रहा है,
वो सोनली मैन्युफैक्चरिंग डिसाइड करेगा। तो एक बार मैन्युफैक्चरिंग कर लिया तो उसके लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू फिक्स होती है। तो जो भी ट्रांजिस्टर दिया जाता है ना, उसमें तुम्हें अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू पहले से बताई रहती है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आ, ये जो जंक्शन रूल है करंट का, यहाँ पर मैंने लिखा है। चलो इसमें मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि ये जो ट्रांजिस्टर है, ये तो एक्चुअल मैं शेप यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जिस तरह से बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए, यहाँ तक कि डायोड के लिए भी हम लोग सर्किट सिंबल यूज करते हैं, उसी तरह से ट्रांजिस्टर का भी सर्किट सिंबल होता है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल होता है कुछ इस टाइप का। एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल होता है कैसा, किससे बना, इस तरह का होता है। एक बार बनाते हैं, ये बेस वाला टर्मिनल है और इसमें एक एरो लगा। सबसे पहले तो तुम सोचोगे अगर हमें ट्रांजिस्टर बनाना है तो उसके 3 टर्मिनल्स होने चाहिए। तो 3 टर्मिनल में ये जो बार है ना, ये तो बेस वाला टर्मिनल है, बेस वाला एंड है, ये है बेस वाला। ठीक है, और ये जो एरो है ना, ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा? इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो एरो है, ये एमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ये एमीटर वाला एंड है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है, ये कलेक्टर। ठीक, और यहाँ पे हम ऐसे सर्कल भी कई बार बना देते हैं, नहीं भी बनाते हैं तो एक ही बात है। ये है ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल। एनपीएन ट्रांजिस्टर ऐसा ही होगा, बेस एमीटर में ये एरो लगा देगा, ये लिखा नहीं रहेगा बेस कौन सा है, बस ऐसे ही सिंबल बना रहेगा। तो उसको देख के तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा टर्मिनल बेस है, कलेक्टर है, एमीटर है। ठीक है, अब इसमें से यहाँ पे करंट भी कैसे फ्लो, ये बेस करंट इधर होगा और इधर से यहाँ पे कलेक्टर करंट जा रहा होगा, और ये दोनों मिल करके यहाँ से एमीटर करंट निकल रहा होगा। ठीक है, तो ये जो जंक्शन रूल है, इसको अप्लाई करके ये कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, अगर मान लो तुम्हें अल्फा और बीटा को रिलेट करना है, ठीक है, तो हम बोलेंगे आई सी अपॉन आई बी आई। इसको कैसे करें, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों, ये पूरी इक्वेशन को ना कलेक्टर करंट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आई ई अपॉन, ये 1 अपॉन अल्फा होगा, इसको चेक करो, 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, ठीक है, देखो बीटा जो है कलेक्टर बेस का रेशियो है, अल्फा जो है कलेक्टर एमिटर का रेशियो है। तो तुम्हें अगर बेस से एमिटर में जाना है तो ये जंक्शन रूल यूज करोगे ना, इस जंक्शन रूल को यूज करके तुम्हें बेस करंट पता है तो तुम एमिटर करंट बता सकते हो, है ना, और एमिटर करंट पता है तो बेस करंट बता सकते हो ये कलेक्टर करंट की हेल्प से। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये कुछ इस तरह का है। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करके देखोगे कि बीटा की जो वैल्यू होगी, कि ये रिजल्ट तुम्हें याद रहना चाहिए, बीटा की वैल्यू होगी, पहले मैं अल्फा लिख दूं क्या, अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तुम्हें पता है बीटा की वैल्यू बहुत लार्ज है, तो ये जो वैल्यू रिजल्ट है इसको तुम सिंप्लीफाई करके चेक कर लो, ये वैल्यू है कि बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। तो बीटा की वैल्यू बहुत लार्ज है, तो बीटा अपॉन बीटा वन, बीटा प्लस वन की वैल्यू वो 1 के ऑलमोस्ट क्लोज, 1 से स्लाइटली लेस देन 1 के इक्वल है। और इसको बीटा को अगर अल्फा के टर्म्स में लिखना है तो ये वैल्यू तो तुम्हें दिख ही रही है, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन। ठीक, अल्फा की वैल्यू, अरे अल्फा माइनस वन, 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी तो ये बीटा की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगी। तो ये तुम्हें रिजल्ट याद है, चाहे ये वाला याद रखो या ये वाला याद रखो, कोई भी याद रखो, अगर भूल भी जाओगे तो तुम यहाँ से 1 मिनट में ड्राइव कर सकते हो। कि पॉइंट ये है कि अगर हमें अल्फा दिया जाए तो बीटा भी पता है, बीटा दिया जाए तो अल्फा भी पता है। ट्रांजिस्टर के लिए बीटा या अल्फा कोई एक वैल्यू दे दी जाएगी,
और उसको यूज करके तुम दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना ऑपरेशन को। सर और तुम एक, हाँ सर जो कलेक्टर पे पहुंच रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, हाँ फिर वो इमिटर पे वापस कैसे आ रहे हैं? वो रिवर्स बायस में है ना उसके साथ, बेस के साथ। आ, तुम इसको थोड़ा और देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि देखो ये जो पीएन जंक्शन है ना, ठीक है, बाकी काम ये बैटरी कर देती है। मैं तुम्हें बस बता रहा था कि पी से एन यहाँ से यहाँ तक कैसे चार्जेस का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैं वहां पे डिस्कस करता था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कैसे आ रहा है। ठीक है, तो बाकी ये बैटरी में कैसे इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं ये तो तुम खुद से फिर देख सकते हो। तो उसी तरह से इस कंप्लीट सर्किट में ओवरऑल बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रैवल कर रहे होंगे वो थोड़ा सोचो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अपने से थोड़ा मेहनत करो। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हम दूसरी बैटरी मान लो ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ये ज्यादा वोल्टेज की बैटरी है। ठीक है, अब तुम सोचो कैसे करंट फ्लो करता होगा। ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जितने जा रहे हैं, ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन है मान लो, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो वो इधर से सर्कुलेट हो गए, और ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से सर्कुलेट हो गए, फिर ऐसे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इसको थोड़ा तुम लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से, और ये जो अल्फा बीटा की वैल्यू है ये अच्छे से समझ लेना। ये इसको, ठीक, काफी नया है ये तुम लोगों के लिए, तो इसको एक बार थोड़ा रिवाइज कर लोगे तो कल की क्लास में इससे रिलेटेड इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मतलब एक क्लास इसमें और लगेगी, 1 घंटा इसमें और लगेगा। तो उसके बाद तुम ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर, अभी नहीं कर पाओगे, अभी तो ट्रांजिस्टर का बस तुम्हें ओवरव्यू दिया है। अब ये ओवरव्यू, ये वाला पार्ट अगर समझ में आ गया है तो आगे इसका जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, इनपुट आउटपुट मतलब वही वीआई कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, तो वो भी समझ में आ जाएगा। तुम लोग ऐसा करना कि मैंने एनपीएन के लिए ये सारे पॉइंट्स जो डिस्कस किए, तुम इसी तरह से पीएनपी के बारे में थोड़ा सोचना कि पीएनपी में कैसे बाइसिंग करेंगे और कैसे करंट फ्लो करेगा। और ये जो बाइसिंग का मेथड मैंने बताया ये कहलाता है एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इस टाइम में हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड ऑपरेशन में है। ठीक है, अगर मान लो दोनों फॉरवर्ड हो गया या दोनों रिवर्स हो गया या इसका उल्टा हो गया, बेस कलेक्टर को फॉरवर्ड में कर दिया, बेस इमिटर को रिवर्स, तो क्या होगा, तो वो हमारा ट्रांजिस्टर दूसरे रीजन ऑफ ऑपरेशन में चला जाएगा। इस टाइम में हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन है। इसके अलावा 2 और रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है, कट ऑफ रीजन ऑफ ऑपरेशन, सैचुरेशन, वो कट ऑफ रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है और सैचुरेशन मोड होता है। तो वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर बाइसिंग हम चेंज करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में भी चला जाएगा और सैचुरेशन में भी चला जाएगा। तो उनमें कैसे करंट फ्लो करता है ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ये वाला जो ऑपरेशन था ये मेन है, इसको अच्छे से समझ लिया तो बाकी सब बहुत आसान है। ओके।